प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम जानते हैं व्यतिकरण पैटर्न में जो फ्रिंजेस बनती है उनकी मोटाई के लिए हम व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। माना हमारे पास एक कोई तरंग स्रोत है S, जिससे जो है तरंगाग्र आगे निकल रहे हैं, तरंगें निकल रही है और इससे कुछ दूरी पर हमने एक पर्दा लिया जिस पर दो काफ़ी नज़दीक के छिद्र S1 और S2 कर दिए। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d है। इनसे जब आगे प्रकाश तरंगें निकलेगी तो दोनों तरंगें समान कला में होगी, क्योंकि ये दोनों तरंग स्रोत एक ही तरंग स्रोत से बनाए गए हैं। और यहाँ पर ये जो d दूरी पर, कैपिटल D दूरी पर हमने पर्दा रखा हुआ है, उस पर हमें व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होगा, यानी डार्क और ब्राइट फ्रिंज, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और उन दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, उसका व्यंजक हमें निकालना। तो सबसे पहले देखिए, ये पर्दा हो गया, ये कैपिटल D दूरी पर है। S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है। S1 और S2 से प्रकाश तरंगें बिंदु O पर, जो कि S1 और S2 के लंबवर्धक पर है, S1 और S2 से चलने वाली प्रकाश तरंगें यहाँ पर समान दूरी तय करती है, यानी यहाँ पर दोनों के बीच में पथांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम क्या कह सकते हैं, S1O माइनस S2O इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अब मान लीजिए P बिंदु पर, माना P बिंदु की O से दूरी मान लीजिए x है, x दूरी पर कोई बिंदु P है और जहां पर कोई भी फ्रिंज बन रही है वो हमने x मान रखा है। अब देखिए, P पर S1 से और S2 से जो चलने वाली प्रकाश की तरंगें हैं, देखिए अलग अलग दूरी तय करेगी। S1 से P तक दूरी S1P हो जाएगा, S2 से S2P हो जाएगा। और इनके पथों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि S1P कम है, S2P क्या है, ज़्यादा है। तो पथांतर कितना हो गया, P पर S1 व S2 से तरंगों को पहुंचने में पथांतर जिसको हम कहते हैं, यानी S2A इज इक्वल टू हो जाएगा S2A S2P माइनस S1P। ठीक है, क्लियर। और इस पथांतर के हिसाब से ही हम वहाँ पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति को निकालेंगे, जो अभी हम आगे जानेंगे। अब देखिए, त्रिभुज S1 S2A समरूप है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें बात कि भाई S2 S1A ये थीटा कोण है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, PCO ज्योमेट्री के हिसाब से थीटा हो जाना चाहिए। तो S1 S2A समरूप हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज PCO के। और इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात S2A अपॉन S1 S2A यानी थीटा के सामने की कोण, और ऐसे यहाँ पर थीटा के सामने की भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगी, OP अपॉन, और फिर ये जो है 90 डिग्री के सामने का यानी PC। इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, S2A इज इक्वल टू S1 S2 इंटू OP इंटू PC को मैं CO कहता हूँ, क्योंकि देखिए P व O अत्यंत निकट है, तो इसलिए P को मैं O के इक्विवेलेंट इसको मान रहा हूँ। तो देखिए इससे फिर आगे हमारे पास क्या आएगा, तो चलिए फिर आगे इसको समझते हैं। ऊपर ये हो जाएगा S2A इज इक्वल टू S1 S2 स्मॉल d हो गया। ये देखिए आप, क्योंकि मैंने इस फिगर में सब इनकी वैल्यू लिखी हुई है। OP
यानी x हो गया अपॉन CO को देखिए कैपिटल D लिखा हुआ, यानी S2A इज इक्वल टू, ये जो पथांतर आ गया x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के रूप में इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, ये पथांतर है, और पथांतर देखिए, अब मैं अगर बात करूं कि दीप्त फ्रिंज के लिए, माने यदि P पर दीप्त फ्रिंज बन रही है, फ्रिंज बन रही है, माने ये जो P पॉइंट है यहाँ पर जो है क्या बन रही है, दीप्त फ्रिंज बन रही है सपोज, तो ऐसी स्थिति में पथांतर क्या होना चाहिए, पथांतर की जो वैल्यू होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, लैम्डा होनी चाहिए, 2 लैम्डा होनी चाहिए। देखिए ये मैं पीछे आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और 3 लैम्डा ऐसे करके, या m लैम्डा होना चाहिए, जहाँ लैम्डा m की जो वैल्यू है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके जो है होना चाहिए। कहने का मतलब पथांतर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m लैम्डा, और m की वैल्यू रख करके हम फ्रिंज की संख्या के हिसाब से कि भाई 0 नंबर की फ्रिंज है, 1 नंबर की है, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, उसको हम निकाल सकते हैं। तो पथांतर देखिए यहाँ पर आ रखा है हमारा, पथांतर बराबर x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ अभी m लैम्डा जनरल रूप से, और यहाँ पर x को मैं x ना लिख करके अब इसको xm कर देता हूँ, क्योंकि mवी फ्रिंज की दूरी है, तो स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो इसको अगर मैं बेटा हल करना चाहूँ तो ये हो जाएगा xm इज इक्वल टू m कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, देखिए ये उल्टा हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा लैम्डा, या कहीं भी आप लैम्डा लगा लीजिए। तो ये क्या आ गया, हमारी दीप्त फ्रिंज की दूरी आ गई कि भाई अगर mवी दीप्त फ्रिंज कहीं पर बन रही है तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो दूरी होगी सेंटर से O से, वो क्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, ऐसे ही अगर दूसरा अदीप्त फ्रिंज के लिए, देखिए पथांतर क्या होना चाहिए, देखिए माने ये तो था कि भाई दीप्त फ्रिंज P पर बन रही है, तो तब उसकी जो है दूरी क्या होनी चाहिए, xm mवी फ्रिंज, और अगर P पर दीप्त नहीं बन रही बल्कि अदीप्त बन रही है, तो तब जो पथांतर हमने पहले निकाला था उसकी वैल्यू वहाँ पर क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, और ऐसे करके इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं अगर इन सब का mवा पद निकाल दूं तो देखिए ये कुछ इस हिसाब से आ जाएगा, m माइनस 1/2 लैम्डा बाई, ठीक है। तो ये पथांतर की वैल्यू ऐसी कंडीशन में आ गई। अब पथांतर देखिए, पथांतर के लिए जो व्यंजक हमने निकाला था x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू m माइनस लेमडा अपॉन 2, सॉरी 1/2, यहाँ पर लेमडा हो जाएगा, ये केवल ये लेमडा हो गया, ठीक है। अच्छा फिर चलिए इसको फिर आगे कहीं लिख देते हैं, ये यहाँ पर था xm इज इक्वल टू m कैपिटल D अपॉन स्मॉल d और ये लेमडा था। तो यहाँ से हमारे पास ये जो xm की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी जो P पर यमुई अदीप्त फ्रिंज बन रही है उसके लिए ये बन जाएगा हमारा m माइनस 1/2 और कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और ये हो जाएगा लेमडा। तो ऐसे इसका व्यंजक हो जाना है। तो बहुत आसान है, ऐसे हमने जो है इनकी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जो है डिस्टेंसेस की निकाल दी। अब बात करते हैं कि भाई फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। फ्रिंज की चौड़ाई बहुत ही आसान है,
चाहे दीप्त फ्रिंज से आप निकालें, देखिए अगर दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज जो होगी उनके बीच की अगर दूरी अगर निकालेंगे तो वो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी, और दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई दूरी अगर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, दीप्त फ्रिंज। क्योंकि एक दीप्त फ्रिंज ये अगर माना डार्क फ्रिंज है तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, ये जो है दीप्त फ्रिंज हो जाएगी, ये जो है ये दीप्त हो गई, ये दीप्त हो गई, ये अदीप्त हो गई। तो यानी दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होगी वो दीप्त फ्रिंज की मोटाई आ जाएगी, और दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी जो आ गई अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सारी जो फ्रिंज हो, चाहे वो डार्क हो, दीप्त हो, चाहे अदीप्त हो, सबकी मोटाई इक्वल होती है, तो हम किसी भी व्यंजक से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं xm इज इक्वल टू, यानी मैं दीप्त फ्रिंज की बात कर रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि फ्रिंज की चौड़ाई वो दीप्त नहीं है, अदीप्त नहीं है, क्योंकि सबकी इक्वल होती है। xm इज इक्वल टू m कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लैम्डा, और x m+1 अगर मैं निकालूं m कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लैम्डा हो जाएगा, और फिर अगर मैं इनके बीच की दूरी अगर निकालूं, क्योंकि दूरी है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू xm+1 माइनस xm। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा m+1, तो m+1 और ये हो गया कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लैम्डा माइनस m कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लैम्डा। तो देखिए ये क्या आएगा, W इज इक्वल टू m कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लैम्डा प्लस कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लैम्डा माइनस m कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लैम्डा। देखिए ये चीज़ें कैंसिल हो गई। देखिए अब हमारे पास जो फ्रिंज की चौड़ाई आई वो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आ गई। तो देखिए ये फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक आ गया। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इसमें m कहीं नहीं आया, यानी फ्रिंज का जो क्रम संख्या है या क्रमांक है वो कहीं नहीं आया। इसका यही मतलब होता है कि सारी फ्रिंज, चाहे वो पहले नंबर की हो, दूसरे नंबर की हो, तीसरे नंबर की हो, कोई भी फ्रिंज हो, सबकी मोटाई क्या होगी, इक्वल आएगी। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, ये मैंने दीप्त फ्रिंज के पथांतर से निकाला या दीप्त फ्रिंज के MU दीप्त फ्रिंज के सूत्र से ये निकाला है। ऐसे ही अगर आप जो है MU अदीप्त फ्रिंज की हेल्प से ही अगर फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे तो यही व्यंजक आएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, चाहे वो दीप्त फ्रिंज हो, चाहे वो अदीप्त फ्रिंज हो, सबकी मोटाई के लिए व्यंजक सेम होता है, एक ही जैसा होता है। W इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू लैम्डा, जहाँ पर D क्या है, कैपिटल D क्या है, दोनों तरंग स्रोतों से पर्दे की दूरी, जहाँ पर आप व्यतिकरण पैटर्न देख रहे हैं। स्मॉल d क्या है, दोनों तरंग स्रोतों के बीच का गैप है, ये बहुत कम होना चाहिए, कंडीशन मैं पहले बता चुका हूँ। और लैम्डा क्या है, जो प्रयुक्त प्रकाश है, यानी जो कला संबद्ध प्रकाश आप यूज़ कर रहे हैं S1 और S2 पे, उसकी तरंग दैर्ध्य है। तो ये था आपका फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा प्रयास। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर आगे कि अगर इन तरंग स्रोतों में किसी एक तरंग स्रोत के बीच में अगर हम कोई पारदर्शी प्लेट रख दें, एक यानी कांच की पट्टी यहाँ पर रख दें, तो इस फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एक बात, और दूसरी बात जो व्यतिकरण पैटर्न है उस पर क्या असर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको समझेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।